नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ टाइगर अशोक वानखड़े जी जुड़े हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे दर्शकों को आपकी बेबाक जबान जो है और तथ्य पर आधारित बात जो करते हैं वो ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि आजकल सीधी बात करने वाले बहुत कम रह गए हैं। इसलिए हमें चापलूसों की जरूरत नहीं है। बेबाक बात करें, तथ्य आधारित बात करें और देश के हित में बात करें, संविधान के हित में बात करें। यही तो चाहिए, डेमोक्रेसी के हित में बात करें, यही तो चाहिए। और आप वही बात करते हैं। डेमोक्रेसी पर खतरा मंडरा रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। और मेरे ख्याल से देश में एक तीसरा आंदोलन लोकतंत्र के लिए, उसकी आहट हमें धीरे धीरे सुनाई दे रही है। तो आज आपकी ओर से हमें जरा उस दिशा में मार्गदर्शन किया जाए तो अच्छा होगा, ये हमारा अनुरोध है। अशोक जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम। हरि भाई के इस बहुत चर्चित शो के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज सूर्यकांत जी ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। मैं आशावादी इंसान हूँ, महात्मा गांधी के विचारों को एंडोर्स करता हूँ और गांधी जी हमेशा आशा रखते थे, निराश नहीं होते थे। गांधी का दूसरा नाम ही आशा है। तो मुझे आशा है कि सूर्यकांत जी चाहे पहले कुछ भी हो, लेकिन उस मुख्य न्यायाधीश के चेयर पे बैठने के बाद संविधान के साथ न्याय करेंगे। संविधान के साथ न्याय होगा तो देश के साथ न्याय होगा। अभी संविधान देश के आम आदमी को न्याय दिलवाने का अधिकार दिया था, न्याय पाने का अधिकार था, लेकिन जिस संविधान ने अधिकार दिया वो संविधान ही आज न्याय मांग रहा है। इसलिए उनको एक बार सभी आपके तरफ से, हम सब की तरफ से बधाई, इस आशा के साथ कि वो संविधान को न्याय देंगे। क्योंकि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मराठी हूँ। भले ही मैं अलग-अलग राज्यों से आया हूँ, वर्तमान दिल्ली में हूँ। लेकिन 3 न्यायाधीश बोबड़े साहब, चंद्रचूड़ और गवई, ये तीनों न्यायाधीश महाराष्ट्र से ही आते हैं। तो भाषणों में मैं सुना करता था कि हमें गर्व है कि मराठी ने 3 दिए। लेकिन भूषण जी के जाने के बाद मुझे लगता है कि आंशिक ग्रहण जो न्यायपालिका को लगा था, वो चला गया आज। और ये तीनों मेरे लिए कभी भूषणार्थ नहीं रहे। मेरे लिए ये तीनों लज्जा का विषय रहे। सही बात। क्योंकि चाहे बोबड़े साहब का कार्यकाल हो, चाहे चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल हो और भूषण गवई का कार्यकाल हो। भूषण गवई से मेरी अपेक्षा थी क्योंकि मैं उनके पिता रासू गवई को बहुत ही नज़दीकी जानता था। वो एक अभिभावक के रूप में उनका मेरा हमेशा रिश्ता रहा है। मुझे लगा कि जिसके पिता ने अंबेडकर जी के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया दीक्षा भूमि पर, जी। बौद्ध धर्म की तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ अंबेडकर जी महत्वपूर्ण है जिन्होंने बौद्ध धर्म में जाने की दीक्षा दी। कम से कम उस अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बना हुआ संविधान की तो वो रक्षा करेंगे। लेकिन हिंदू ग्रुप का एक अखबार है, मैगजीन आती है फ्रंटलाइन, उसमें सौरभ दास एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जो लीगल और लॉ भी कवर करते हैं अच्छी तरह से। उन्होंने जो गवई के बारे में बोला, मुझे लगता है वो अपने आप में पूर्ण जिस्ट है। उसके बाद कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है और फिर हम एसआईआर पे चलेंगे। गवई के बारे में उन्होंने लिखा, ही ऑथर्ड द बोल्ड जजमेंट्स, he authored the bold judgment but refused to enforce them. यस। उन्होंने बहुत ही बोल्ड और बेहतरीन जजमेंट दिए, लेकिन उन्होंने उसको लागू करने के लिए की दिशा में कोई काम नहीं किया। ही वॉज सिचुएशनल, ध्यान से सुनिएगा, ही वॉज सिचुएशनल, सिलेक्टिव,
and differential to executive convenience. एग्जीक्यूटिव Convenience कन्वीनियंस। ओ, सही बात in है। matters when it mattered most. जब उनकी सबसे ज्यादा संविधान और देश को जरूरत थी, तब वो सिचुएशन के अनुसार सिलेक्टिव जो जो चाहिए उस हिसाब से और अपने आप को डिफरेंशिएट बताते हुए सत्ता पक्ष के सुविधा के लिए काम करते थे। और अपनी सुविधा भी बांजे को वो उस जस्टिस बना दिए। नहीं, वो तो उन्होंने जो बात की, उन्होंने कल, क्योंकि आपने आगे बात की तो मैं यही बंद करना था, लेकिन मैं आगे और बोल दूँ। उन्होंने 2-3 बात चीज़ों पे बात की। उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बढ़िया जजमेंट बुलडोज़र पे था, लेकिन न्यायपालिका में एक सिद्धांत है हरि भाई, न्याय देना महत्वपूर्ण नहीं है, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। दिखना चाहिए, सही बात To है। deliver judgment is not important. It should be seen as the judgment is implemented. यस। आपने बुलडोजर पे न्याय दिया, लेकिन इस देश की तमाम डबल इंजन की सरकारें ठेंगा दिखाते हुए, आप पे हंसते हुए बुलडोजर का उपयोग दस्तूर जारी है और आज भी जारी है। यस। और आप चुप यस। रहे थे। आपने टालियां थालियां सब बटोर दी, थाली बजी टाली बजी हम्म। आपके निर्णय पे, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। न्याय तो दिया आपने, होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आपने कोलिजियम पे कहा कि कोलिजियम में अच्छी चीज है कोलिजियम, और कोलिजियम में डिफरेंसेस होते हैं। उन्होंने खासकर पंचोली जी आप ही के यहीं के आए थे, उनके बारे में उन्होंने कहा कि बीबी नागरत्ना ने जो उनके ऊपर कहा, यदि बाकी जज उनको एग्री करते तो शायद फिर उनको अपोज नहीं करते। सवाल मैं बार बार कहता हूं, कॉलेजियम ये पार्लियामेंट नहीं है जहां मेजोरिटी से हिसाब होना चाहिए। हाँ। कॉलेजियम ये न्यायपालिका पे किसी को बिठाता है, न्यायाधीश बनाता है। उसमें मैं फिर राम को यहाँ पे आदर्श रखूंगा कि सिर्फ एक धोबी ने ऑब्जेक्शन लिया, धोबी ने सवाल उठाया तो पत्नी का त्याग किया। सवाल यहाँ धोबी का नहीं था, सवाल था राजा पे विश्वास रखने का। राजा को ट्रू। अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए धोबी के कहने पे इतना बड़ा त्याग करना पड़ा। आपको आपके कोलिजियम से कोई एक व्यक्ति भी किसी के ऊपर डाउट उठाता है या किसी का कच्चा चिट्ठा लेके आता है, तो फिर आपको मेजोरिटी के हिसाब से नहीं, क्योंकि ये कहावत है अंग्रेजी में, समटाइम मेजोरिटी इज ऑफ द फूल्स। ट्रू। तो ट्रू। आपको वो पॉइंट, फिर आपने कहा कि जो जजमेंट जो ओक साहब और वो अपने जो एनवायरनमेंट पे भुइया जी ने दिया था 16 मई को, उस जजमेंट को आपने पलटा दिया और आपने कहा कि ये प्रलयकारी जजमेंट है, विनाशकारी जजमेंट है, क्योंकि 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट रोकने पड़ेंगे सरकार के। सवाल 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट नहीं है, सवाल 143 करोड़ के जिंदा इंसानों का सवाल है। पर्यावरण के लिए आपने ऐसी परमिशन दे दी कि आने वाले समय में इस देश में अस्पताल तो रहेंगे। जिस अस्पताल का उड़ीसा का आपने जिक्र किया है 900 बेड का, वो तो रहेगा, लेकिन उसमें पलंग खाली नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्यावरण के चलते सभी लोग बीमार होंगे। आज पूरी दिल्ली बीमार है हरि भाई। आज दिल्ली में छोटे बच्चे अपने स्कूल में जाते तो खेल नहीं पाते, खेलकूद बंद है। यहाँ आधे लोग शहर के घर से काम कर रहे हैं। बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि सांस लेना भी दुर्भर हो गया है। दिल्ली ये रोगियों का शहर हो गया है। और मान प्रधानमंत्री के लिए तो विशेष व्यवस्था है। व्यवस्था है उनके लिए, क्या है, वो बड़े आदमी है। 16 लाख का सूट पहनने वाला 5 लाख का एयर प्यूरिफायर भी ला सकता है। आम इंसान क्या करेगा, जो ऑटो चलाता है, वो जो रेडी पे चलाता है, जो साइकिल रिक्शा चलाता है। उस पत्रकार को क्या करेगा जो पत्रकार भाग रहा है इस जगह से उस जगह अपने खबरों का संकलन करने, न्यूज सही गैदरिंग बात। के लिए, वो क्या करेगा। तो आपने एक स्ट्रोक में, और आपने ये भी कहा आगे कि मैंने सरकारी और सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों को ध्यान में रखते हुए कहा। आपने, मुझे नहीं लगता उसको ध्यान में रखते हुए कहा, यह आपका विचार है, लेकिन मैं जो देखता हूं
आपने अडानी जैसे उद्योगपति को नजर रखा सामने, जिसने कई जंगल कटने हैं अभी। सवाल ये, प्रधानमंत्री G20 में अभी बात करके आए। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण का संतुलन करना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा। और हमारे कर मुख्य रहे हैं। न्यायाधीश 20,000 करोड़ की बिल्डिंग बचाने के लिए ऐसा कानून बना दे, ऐसा एक नासिर दे देते हैं, निर्णय दे देते हैं कि इस देश के सारे जंगल अब कुल्हाड़ी के निशाने पे होंगे, आरी के निशाने पे होंगे। ट्रू ट्रू। एसआईआर बिहार में क्या हुआ, एसआईआर में कैसा एनडीए के 128 सीटें एसआईआर की वजह से आ गई है। पिछली बार इसका जिक्र हुआ था। अब वो एसआईआर पूरे देश में होने लागू हो रहा है। जो काम 3 साल में होना था वो इस साल मात्र 1 महीने में काम हो रहा है। और उसका इतना प्रेशर है कि करीब करीब जो आंकड़ा है, कुछ 16 कहते हैं, लेकिन यदि मैं ममता दीदी का तरफ से देखूं, आंकड़ा देखूं, तो वो कहते हैं कि 35 के ऊपर बीएलओ अकेले बंगाल में उन्होंने सांस तोड़ दी है, आत्महत्या की है। कई बीएलओ, कर्नाटक की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, केरल की बात करें, बीएलओ हमारे गुजरात नोएडा की में बात, जहाँ, हाँ, गुजरात गुजरात की की बात बात करें, करें। बीएलओ ने आत्महत्या की है। हमारे यस। यहाँ जो जहाँ हमारा कार्यालय है, नोएडा जहाँ हम बैठते हैं, तो नोएडा की जो डीएम है हमारी, उन्होंने 67 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। ओ। अब मुझे बताइए, एक सरकारी कर्मचारी, एक शिक्षक होगा, एक आंगनवाड़ी वर्कर होगी, यदि उसके खिलाफ एफआईआर होगी तो वो कहाँ लड़ेगी, वो क्या जवाब देगी, उसका सर्विस रिकॉर्ड क्या होगा। और संयोग से कहो या ये दुर्भाग्य कहो या कुछ भी कहो, आप जो चाहे शब्द दे दो, ज्ञानेश कुमार की बेटी ही डीएम है नोएडा में। हम्म। एक बीएलओ ने इसलिए सुसाइड कर लिया, आदिवासी समाज की थी, आंगनवाड़ी वर्कर थी। उसके पास जो बूथ था, उस बूथ में एक टी गार्डन आता था, और टी गार्डन में सब लोग दिन में काम करते हैं, सब महिलाएं पुरुष, घर पे कोई मिलता नहीं था, उसको रात नहीं जाना पड़ता था हर एक के घर में। अब रात को भी आप लिमिट है, 7 से आप 10 बजे तक जा सकते हो, 12 बजे 1 बजे तो किसी घर में नहीं जा सकते। कहाँ से काम करेगी वो आदिवासी थी, वो बंगाली बोलना जानती थी, लिखना पढ़ना नहीं जानती। फॉर्म बंगाली में था। वो लगातार गुहार लगा रही थी कि सर मैं महिला हूँ, रात को नहीं जा सकती, मेरी प्रॉब्लम है, मुझे ये एरिया मिला है। बीडीओ ने सुनने से मना कर दिया, उस महिला ने आत्महत्या कर ली। ऐसे कई वीडियोज आ गए हैं कि यदि बीएलओ को आदेश है कि वो तमाम राजनीतिक दलों के बीएलए को साथ में लेके घूमे भाई, यदि वो आते हैं तो। बीजेपी के नेता बीएलओ पे प्रेशर डाल रहे हैं, उनको गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, क्योंकि तुम कांग्रेस के बीएलए को क्यों साथ में लेके चल रहे हो, बोले सब कानून है, हम क्या करेंगे। यहाँ नोएडा के बीएलओ कहते हैं, फोन पे हमारे ऑफिस के एक कलीग ने उसको फोन किया, वो कहते हैं कि भैया हम घर घर जाएंगे तो दिन में 4 घर भी नहीं हो पाएंगे, आप प्लीज, जिस स्कूल में सब बीएलओ हम इकट्ठा बैठे हैं, आप प्लीज आके यहाँ फॉर्म भर के कर लीजिएगा। उसने कहा लेकिन ज्ञानेश कुमार जी तो ये कहते हैं, बोले ज्ञानेश कुमार जी भैया इसी कमरे में बैठते हैं, उनको रियलिटी की कोई मालूमात नहीं। ट्रू। ये रिकॉर्डिंग है। उसके बाद जो घाला हो रहा है, मतलब अद्भुत अद्भुत काम है। किसी के नाम नहीं है, किसी के नाम काटे जा रहे हैं, किसी के मोहल्ले काटे जा रहे हैं। एक मुस्लिम महिला मध्य प्रदेश में, वो फॉर्म भर गया, वो फॉर्म लोड नहीं होता था, बार बार क्वेरी आती थी, इंक्वायरी आती थी। एक सोशल वर्कर साथ में गई, उसने बोला क्यों नहीं भरा, इस मुस्लिम महिला है, 36 साल, मतलब पिछले 36 साल से वोटिंग कर रही है। उसने सारे डिटेल्स भरे, सब कुछ किया। जब उसका फॉर्म ऊपर लोड क्यों नहीं हो रहा है देखा गया, जब आ गई क्वेरी और बाकी चेक किया तो क्या पता पड़ा, उसका फॉर्म तो ऑलरेडी भोपाल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जमा हो गया है। ओ। क्योंकि उस फॉर्म पे एक कोड है, मतलब स्कैनर है, उसको स्कैन किया तो उसने आया कि भाई इसका तो भोपाल में ऑलरेडी, इस बीएलओ ने इसको भोपाल में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एनरोल किया। कैसे? वही तो सवाल है। तो क्या ये स्कैन वाले जो देते हैं वो भी डुप्लीकेट हो रहे हैं क्या? हम्म। ये वीडियो का पूरा वीडियो है,
वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो है, मैं आपको भेजता हूँ, आप ज़रूर इसमें जोड़ दीजिएगा। तो पता पड़ता है कि कितना गड़बड़-झाला हो रहा है। फिर लोग नाम काटे जा रहे हैं। कोई कोई किसी का हिसाब नहीं है। और चुनाव आयोग को इतनी इम्यूनिटी दी हुई है और न्यायपालिका इतना दुर्लक्षित करते हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ कोई भी बात की तो। सब एक ही रंग के चट्टे-बट्टे, एक ही थैले के चट्टे-बट्टे दिखाई दे रहे हैं। तो जो फिर मतदान का जब अधिकार ही आपका क्वेश्चन में है, जब आप मतदान ही नहीं देते, आपका मतदान या मतदान अधिकार ही हाईजैक किया जाता है। जब नतीजे डिजाइन्ड आते हैं, अब अमित शाह ने बोल दिया कि हमको 103 सीटें मिलेगी आसाम में, देख लीजिएगा 103 सीटें आएगी। भूल जाइए वो एजिटेशन, जहाँ लोग रास्ते पे खड़े हैं, लोग रात को मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, अपनी डिमांड मांग रहे हैं। भूल जाइए वो तमाम एजिटेशन को। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने ही वोट खुद को मिले, लेकिन उनका एक वोट भी नहीं निकला बूथ पे। वो भी कंप्लेन बिहार कर में रहे हैं तो कि अरे हुआ है सर। बिहार में ये बिहार में हुआ है तो ना, हुआ। बिहार में हुआ है। तो उसका वोट कहाँ दिया? खुद का दिया हुआ वोट भी क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? तो ये जो एसआईआर का फ्रॉड है, इसके लिए एक नया अब आंदोलन खड़ा हो रहा है। सभी राजनीतिक दल कम से कम इसके बैनर के नीचे एक होंगे। लेकिन सवाल ये है हरि भाई, क्या आंदोलन से रास्ता निकलेगा क्या? आंदोलन से लोगों की मनीषा समझने के लिए एक संवेदनशील सरकार चाहिए। सरकार ही संवेदनहीन हो तो फिर क्या करें? भाई जब ऑपरेशन देता है, करता है आदमी का कोई भी डॉक्टर, तो उसको एनेस्थीसिया देता है। एनेस्थीसिया से क्या होता है? या दांत में भी हम कुछ कैविटी फिलिंग करते हैं तो इंजेक्शन देता है तो दांत सुन्न हो जाता है। तो यदि इस देश का नेतृत्व ही सुन्न बैठा हुआ है, तो कितना भी आंदोलन करो, कुछ नहीं होता। एक लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाती है, तो पार्लियामेंट आवारा हो जाती है। पार्लियामेंट पहले से आवारा हो, तो सड़कों की भीड़ भी कोई मायना नहीं रखती। हाँ, ये तो है। ये अब नई लाइन अपने को सोचनी पड़ेगी। लोग जन जागरण करते हुए लोग मतदान भी खिलाफ देते हैं, फिर भी नतीजे ऐसे आते हैं। और चुनाव आयोग ऐसा है कि चलते चुनाव में पैसा ट्रांसफर होता है, वो कुछ नहीं बोलते। और नया मॉडल भाजपा ने जो इंट्रोड्यूस किया है कि अभी महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव है, 2 नगराध्यक्ष और 100 कारपोरेटर अनअपोज जीत के लाए, बीजेपी के आए हैं अभी तक अनअपोज। ये मॉडल पहले सूरत में टेस्ट किया गया था, आपको याद होगा, लोकसभा के समय। हाँ 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 हाँ, सही फिर बात। इसका दूसरा टेस्टिंग इंदौर में हुआ। अब इसको लार्ज स्केल पे महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में इकाई में लागू किया कि चुनाव ही नहीं लड़ने दो। आपने इस टाइम पे भी देखा था, फॉर्म भरने के दिन, आखिरी दिन, पीके के पार्टी के 2 उम्मीदवार, एक अमित शाह जी के साथ बैठा हुआ था, अब उठ ही नहीं पा रहा था वो बेचारा। आप फॉर्म नहीं, ही नहीं ये भरने तो दोगे। भाऊ, आज ये आपको ना तो, तो आप हाँ भाऊ, ये तो यहाँ पंचायतों के चुनाव में भी हो रहा है, गुजरात में भी वो पुलिस का पैसे इस्तेमाल हो रहा है। वहां पे भी हो रहा है। पुलिस का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल, सब इस्तेमाल होके फिर उसको लगता है कि जाने मेरा व्यापार है, घर पे यहाँ पे परिवार है, काहे में टेंशन पालू, चलो भैया खत्म करो इसको, चुनाव ही नहीं लड़ना। अनपोज आ जाते हैं। हम्म। मैं मजाक में कहता था, लेकिन मुझे होता हुआ दिखाई देता है। क्या 2029 के चुनाव लोकसभा के ऐसे होंगे कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा, 12 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें वो कहेगा कि 1 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, 2 बजे
उम्मीदवार को फॉर्म भरने का अंतिम समय 3 बजे तक, 3 से 4 स्क्रूटिनी, 4 से 5 अंतिम सूची और 5 से 6 मतदान और 7 बजे निर्णय। आप यहीं बैठिएगा, सूची आपके हाथ में होगी, कौन सांसद बनेंगे। यानी चाइना और रशिया का मॉडल, वन पार्टी मॉडल। जब दूसरे पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ने दोगे तो वन पार्टी मॉडल कहलवाता है इसको। क्या हम उस लाइन पे जा रहे हैं? कर रहे। अभी कांग्रेस ने रैली बुलाई है, बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, लेकिन सुई भी चुभती है उस शरीर को जिस शरीर में संवेदना हो। यदि असंवेदनशील शरीर हो, आपने कभी किसी मुर्दे का पोस्टमार्टम होने के पहले एनेस्थीसिया देते हुए सुना? डेड बॉडी को काट उठ के उसका पोस्टमार्टम करते हैं, कोई एनेस्थीसिया देना, क्योंकि वो संवेदनहीन शरीर होता है। जब सरकार ही संवेदनहीन हो, संवेदनहीनता हो सरकार में, सरकार संवेदनहीन तरीके से बैठी हो, जिन्हें कोई चीज समझ में नहीं आती हो, ऐसे सरकार को आप क्या प्रेशर बनाओगे, क्या शक्ति दिखाओगे? देखते रहो। ये सरकार तो सिर्फ चुनाव के नतीजों से डरती थी, इसलिए तीनों किसान कानून वापस ले लिए, लेकिन उस किसान कानून के लिए 1.5 साल तक आंदोलन चला, सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। 700 किसान मर गए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव आते ही सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए। लेकिन अब तो सरकार चुनाव से भी नहीं डरती, क्योंकि चुनाव के नतीजे पहले डिजाइन किए जाते हैं, चुनाव के नतीजे पहले फाइनल होते हैं, और उस फाइनल नतीजों के इर्द गिर्द चुनाव का प्रोसेस का नाटक का मंचन होता है। नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? अब लोकतंत्र नहीं रहेगा? लोकतंत्र है ऐसा लगता है अभी। नहीं, 14 से तो यानी हम बोल सकते हैं इतना तो लोकतंत्र है। बिहार चुनाव के बाद तो अब कौन सा लोकतंत्र है? तो होना क्या है अभी? होगा होना क्या? कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है। क्या है कि जब आदमी को थोड़ा फोड़ा थोड़ी फुंसी हो जाती है, तो डॉक्टर बोलते ओहो इसको अभी 2-4 दिन रुको, इसको पकने दो, जब ये पकेगा तब इसका मैं ऑपरेशन करूंगा। तो लोकतंत्र को जो ये फुंसी हुई है, इसको पकने का इंतजार करना पड़ेगा। 2029 तक पूरे देश में सभी राज्यों में बीजेपी की सरकारें होगी, बिहार तर्ज पर। देश में बिहार 400 के पार सरकार होगी, उसके बाद मनुस्मृति संविधान की जगह लेगी, तब जाके इस देश के लोगों को आंखें खुलेगी, तब होगा संघर्ष। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जिते। मगर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत? देश हमारा ये तो तय है कि हम 100 साल पीछे जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि हम बोलते हैं कि भारत एक है, लेकिन क्या वो संवेदना पूरे भारत में एक है? यदि एक होती हरि भाई, तो सोनम वांगचुक को जेल होने पर चेन्नई में लोग रास्ते पे उतर आते, अहमदाबाद में लोग उस रास्ते पे उतर आते, मुंबई पुणे में लोग रास्ते पे उतर आते, नागपुर में लोग रास्ते में उतर आते, भुवनेश्वर में उतर आते, तिरुमलाई में उतर आते। लेकिन सोनम वांगचुक वहीं तक सीमित रहे, वही लोगों ने एजिटेशन किया, 4 युवा बच्चे मारे गए, उनकी हत्याएं हुई, सीधा सीने में और सर पे गोलियां मारी गई। सोनम वांगचुक जेल में है, और अपने आप को न्यायपालिका के झंडा बरदार कहने वाले लोग उसको जमानत तक नहीं दे पा रहे। न्यायपालिका जल्दी में है ही नहीं। मैं यही कह रहा हूं आपको। मैंने तो ये भी आजकल लोगों को बोल दिया कि भैया चाउमीन वगैरह खाना बंद करो। कल हरि भाई आप चाउमीन या चीनी व्यंजन पसंद करते इस नाम से भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है कि आप चाइना के आदमी हो, क्योंकि आपने चाउमीन खाई।
चाइनीज फूड आप इतना पसंद करते हो, इसमें षड्यंत्र है, देश के खिलाफ आप बोल रहे हो, उठाओ इसको। लेकिन इसका दोष क्या है? अरे सुबह भी चाउमीन चाउमीन और शाम को भी चाउमीन, दोनों टाइम इसने चाइनीज खाया, चाइनीज कनेक्शन है इसका। यदि सोनम वांगचुक यूनाइटेड नेशंस के कार्यक्रम में, जिसको होस्ट किया था डॉन नाम के पाकिस्तानी अखबार में, भारत से 10-12 लोग गए थे, उसमें सोनम वांगचुक गए थे, वहां जाके उन्होंने नरेंद्र मोदी की और भारत की नीतियों की प्रशंसा की, उसके बावजूद उन पे पाकिस्तानी होने का आरोप लगा, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को अपना किया हुआ वादा याद दिलाया। लिखित वादा था, मैनिफेस्टो में था, वादा याद दिलाया। इतनी औकात आपके कि आप हमको वादा याद दिलाओ। फिर ये पाकिस्तान गए थे, मतलब किस लिए गया था? और बहुत लोग थे उनके साथ। यही कैसा पाकिस्तानी दोषी हो गया जिस आदमी ने देश के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, शिक्षा के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, बड़े बड़े पेटेंट उनके नाम पे हो, जिसके नाम पे एक फिल्म बनी हो, इस देश के युवाओं का रोल मॉडल हो, समय समय पे सरकार ने उसको ब्रांड एम्बेसडर करके उपयोग में लाया हो, वो आज एकदम पाकिस्तानी हो गया। तो यह अतिशयोक्ति नहीं है चाइनीज फ्राइड राइस खाने पे मैं चाइनीज घोषित न हूं। इसलिए मैंने अभी ढोकला खाना शुरू किया है। ढोकला और खाकरा ही रखता हूं मैं। गुजराती वही बनने खाओ, के वही गुजराती खाओ, ताकि कल मुझे बोला किसी ने कि तुम देशद्रोही हो, तो मैं बोलूंगा फिर तो भाई अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी देशद्रोही है, वो भी यही खाते हैं। ये नहीं, वस्तुस्थिति है। मगर भाऊ ये तो खतरनाक माहौल बन रहा है। बन गया है। हम तो खतरनाक माहौल में जी रहे हैं। तीसरा आंदोलन आप कह रहे हैं उसी प्रकार 29 में ही एसआईआर होगा? एसआईआर ने नींव डाल दी है। ये आंदोलन समय बहुत लगता है, महात्मा गांधी को भी बहुत समय लगा था देश को जागा करने में। देखिए ये 140 करोड़ का उपमहाद्वीप है। सोनम वांगचुक के लिए आंसू बहेंगे, चेन्नई में भी बहेंगे, लेकिन उन्हें और 3-4 साल लगेंगे। ओ, आंसू अहमदाबाद में भी बहेंगे, लेकिन उसे 3-4 साल का समय लगेगा। और वो जो टिमटमाता हुआ दिया है, जो संघर्ष कर रहा है अपने आप को बचाने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, उस दिए को संभालने का काम आप जैसे लोग कर रहे हैं। और हमारा योगदान यही है कि हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि ये वो दिया बुझ गया, तो फिर आप भूल जाइए संविधान, आप भूल जाइए लोकतंत्र, फिर तो फिर चाइना मॉडल और रशिया मॉडल होगा। दैट इज सैड, दैट इज सैड। नहीं, इट्स लोगों को इट्स सैड, जागना होगा, लोगों इट्स को सैड, जागना होगा। इट्स सैड बट इट इज द फैक्ट। यस, ये बहुत दुखदाई है, लेकिन वस्तुस्थिति है, कुछ नहीं कर लोग सकते। नहीं जागे तो यही परिणाम यही भुगतने होगा, होंगे। यही होगा। और लोग कैसे जागेंगे? ये तो लोगों को रोज अफीम की एक गोली देके सुला रहे हैं। तो लोगों का जागने का काम आपके जैसे लोग कर रहे हैं हरि भाई, आपके कार्यक्रमों की तरह से, आपके उसमें, और उस इस आपके इस महायज्ञ में मेरा थोड़ा-सा योगदान हो जाता है। तो मैं अरे वही आप समझता भी हूँ कि तो, चलो आप नहीं, आप नहीं, मेरा लोकतंत्र भी और संविधान पर लोगों को जगाते रहे हैं आपके मैंने भाषणों की बिल्कुल वजह से। आप मैं पूरे मैं देश यही में वो भाषण कर रहे हैं। मैंने वही तो कहा कि ये प्लेटफ़ॉर्म आप दे रहे हैं मुझे। ये आपका ये प्लेटफ़ॉर्म, ये भी मेरा एक प्रयास है। उस यस, दिन पालमपुर में आया, वो भी एक प्रयास था। जी, प्रयास करते रहेंगे। सही कहीं न बात, कहीं तो कहीं न कहीं तो जग जाएगा ये देश। सही बात। चलिए आशा करते हैं कि देश जग बिल्कुल, जाए। जय आज बिल्कुल, हम मिले और ये बातें हुई, लोगों के जहन में ये बात उतरना चाहिए चाहिए। और लोगों को लगना चाहिए कि अब लोकतंत्र खतरे में है, यानी मेरे मेरे अधिकार, हर एक के अधिकार खतरे में है। इसलिए मेरे ख्याल से लोगों को जागना चाहिए, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और अभी से ये ख्याल उनके दिमाग में आना चाहिए और कम से कम अशोक वानखड़े जी की ये बात मेरे ख्याल से उनके ध्यान में रहे, ये हम चाहते हैं। आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और फिर मिलेंगे, फिर जगाएंगे ज्योत को बुझने नहीं देंगे। बिल्कुल, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।